बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, रात को सोते हुए अचानक आंख खुलती है और वो आंख खुलती है पसीने से। बिजली गायब होती है, इसकी वजह क्या है, ये आज हमने वजह तलाश करनी है। जो मौजूदा तवानाई बहरान है, ये गुज़िश्ता हुकूमत की कौन सी ऐसी नाक़िस और गलत पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से आज खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बात करेंगे कि सस्ती बिजली की फराहमी के लिए शमसी तवानाई पर हुकूमती पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, शहजादा जुल्फ़कार साहब को। हमारे साथ हैं ताहिर मलिक साहब और जबकि शरीना अम्मार साहिबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। हम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा सवाल पहला ये है कि सस्ती बिजली की फराहमी करनी है, बिजली के यूनिट भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अल्टरनेट तरीके हमने निकालने हैं। तो इसके लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई है ताकि गुज़िश्ता हुकूमत जो गलतियाँ करके गई है, अवाम अब पसीनों पसीने हो चुकी है और उनका जो सबर का मादा है वो लबरेज हो चुका है। तो ये जो सस्ती तवानाई फ्राहमी मुहिम है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, सबसे पहले हम जाएंगे मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास। आप बताइएगा कि इससे अवाम को कितना बराह रास्त फ़ायदा होगा और ये तवानाई मुहिम है क्या? देखें, जो हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम है उसमें बड़ी ख़राबी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में उस वक्त पैदा हुई थी क्योंकि उन्होंने नए जो पावर जनरेशन है वो शुरू नहीं की। उसका खमियाजा जो है वो पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ा क्योंकि 2013 में सूरत हाल ये थी कि पूरे मुल्क में 15-18 घंटे बिजली नहीं थी और जो लोड शेडिंग थी। और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हारने की एक अहम वजह वो लोड शेडिंग भी थी। पिछली जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने उस वक्त जो कोशिश की वो ये थी कि सीपैक के तहत भी और वैसे आगे चल के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उस वक्त जो है वो एलएनजी के मुआहदे किए और उसके नतीजे में पावर जनरेशन इतनी हुई और कुछ ट्रांसमिशन लाइंस भी कि जो लोड शेडिंग है वो ज़ीरो हो गई। इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आपने शुरू में बताया भी कि लोड शेडिंग इमरान हुकूमत के जो आखिरी दिन थे उसमें काफ़ी उरूज था और वो बढ़ती चली गई। उसकी जो वजूहात हैं वो एक तो ये है कि एलएनजी के ज़रिए आप जो है वो बहुत सारे अब जो पावर प्लांट्स हैं वो चला नहीं सकते क्योंकि एलएनजी ज़्यादातर ये जो यूक्रेनियन वार है उसकी वजह से यूरोप और दूसरे मुल्कों ने ले लिए। तो इस वक्त आपके पास सिवाय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी बारिशें हुई हैं, अब डैम भरेंगे तो जो आप पन बिजली है वो ज़ाहिर है निस्बतन सस्ती है। अभी 720 मेगावाट का एक जेलम के करीब करोड़ का जो सीपैक का मंसूबा शुरू हुआ है। लेकिन जो बुनियादी हल है वो ये है कि हमारे पास कुदरत ने सारा साल सूरज चमकता है, हवा है, हमारे पास विंड कॉरिडोर्स हैं। तो दिन के वक्त शमसी, रात के वक्त जो विंड पावर है जी। और हमें जो माइक्रो जो हाइडल पावर्स हैं ये सारा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो महंगी बिजली है न हमारे शहरी अफोर्ड कर सकते हैं न हमारी सनतें अफोर्ड कर सकती हैं, लिहाजा हमें तेजी के साथ जाना पड़ेगा नई एनर्जी पॉलिसी की तरफ। ठीक है शहजादा साहब, अभी बहुत एक वैलिड पॉइंट है सोलंकी साहब का कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको अभी बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क माशी तौर पर तरक्की करेगा। तो ये अल्टरनेट हुकूमत का कैसा रहेगा, कैसा कदम आप देख रहे हैं कि इससे जो मसाइल हैं और गुज़िश्ता हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी है उसके ऊपर थोड़ा सा आराम आ सकेगा अवाम को, बिलखसूस जो हमारा तवानाई सेक्टर है, इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी सनतें हैं, इनको थोड़ी सी आराम मिल सकेगा, रिलीफ मिल सकेगी? देखिए, बिजली तो सबकी ज़रूरत है। आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप कर लें, कमर्शियल पर्पस के लिए कर लें, दुकानों के लिए कर लें, इंडस्ट्रीज के कर लें, प्रायोरिटी आपने सेट करना है कि सबसे ज़्यादा बिजली ज़रूरत किसको है।
आपने होम बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी आपने प्रायोरिटी देनी है, और आपने इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनको भी आपने प्रायोरिटी देना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई। अगर आप देख लें, ये कोई क्रेडिट मैं नहीं दे रहा, पिछली 2013 वाली हुकूमत को जो मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उस वक्त बिजली बहुत ही, आपको अगर याद होगा कि रोड पर लोग निकलते थे, और उसके बाद मुझे याद है कि खासकर पंजाब में जो है वो लोग रोड पर निकल के वापदा ऑफिस जो है उसको नजर आतिश कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, और उस हुकूमत का ख्याल ये था कि बहुत जल्दी हम काबू पा लेंगे लोड शेडिंग पर, लेकिन काफी टाइम लगा उसको, 3-4 साल लगे। अब वो तमाम चीज तैयार करके नई हुकूमत को दे दी, तो नई हुकूमत का काम ये था कि वो प्लानिंग करके, क्योंकि बिजली आज अगर आप एक स्टेज पर उसको ला रहे हैं, वो आपकी बिजली कमी पूरी है, आपको कोई लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन दिन ब दिन हर साल हर महीने जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, नए हाउसिंग स्कीम बनते जा रहे हैं, आबादी ये बढ़ती जा रही है, शहर के शहर फैलते जा रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगती जा रही है। तो ये इसकी वजह से कोई प्लानिंग ऐसे नहीं हुई जिसकी वजह से उन्होंने आने वाले दिनों को देखना हुआ है। अब आम आदमी को वो देखता है, आम आदमी देखता है कि अच्छा लास्ट डेज में तो चीजें काफी खराब हो गई थी, इस हुकूमत के आते हुए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब उनको ये समझाना यह है कि प्लानिंग अगर उस वक्त करते, उस वक्त नए रिसोर्सेस तलाश किए जाते, और सोलंकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अब शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर सके कि हम जो है वो तेल पर बिजली चलाएं, काफी महंगा आपको पड़ता है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरे आपको डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े मशहूर हैं कि वो अपने गवर्नेंस में जिस तरह पंजाब में उन्होंने किया, उन्होंने शायद अपने कोई एक वीक में या 10 डेज में या 15 डेज में पहला काम उन्होंने किया, वो उन्होंने डैम का दौरा किया और जाकर वो जो डैम है वहां देखा कि क्या उसका चीजें हो सकती हैं, उनका जो पेस ऑफ वर्क क्या है। तो जब तक आप इन चीजों को सामने नहीं रखेंगे उस वक्त मुल्क तरक्की कैसे करेगा, और मुल्क तरक्की आपको मईशत ऐसी खराब हालत में मिली जो आपने फैसले किए। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपने मुश्किल फैसले किए हैं तो उसका समर भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, और मुंतज़िर हैं कि ये समर कब मिलेगा। बिल्कुल, आगे भी बढ़ेंगे। ताहिर साहब, आप ये बताइएगा कि सस्ती बिजली की फराहमी के लिए जो शमसी तवानाई पॉलिसी है, ये कितनी आपको लगता है कि ये दुरुस्त कदम है हुकूमत का, या फिर आपको लगता है कि बड़ी देर लगेगी इसे और अवाम को जल्दी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? यकीनन, और इस पे मेरी ख्वाहिश थी कि ये इस पे हम पहले फोकस करते। ये 1-2 बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है। अब जो शेयर है हमारा 2030 तक, जो एनर्जी सेक्टर की गवर्नमेंट के इदारों ने बताया, हमारी रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी पे 30% हो जाएगी। अगर ये हो जाती है 30% हमारी जो रिलायंस है अब मुतबादिल ज़राए जो हैं उन पे हो जाती है, तो लोड शेडिंग का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। और वैसे भी देखें कि ग्लोबल क्राइसिस रहेंगे, जंग की शक्ल में, वार की शक्ल में, और कोविड जैसे चैलेंजेस होंगे, तो हमें अपने डोमेस्टिक सोर्सेज जो बायो सोर्सेज हैं, अब जब फ्यूल की प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, गैस की प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, तो फिर उसको हम मकामी कंज्यूमर को सस्ती बिजली नहीं दे सकेंगे। तो सस्ती बिजली का एक ही ज़रिया है, वो है कि मुतबादिल तवानाई। और मुतबादिल तवानाई में एक तो ये कि इस पिछली गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव दिया, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक ड्यूटी उस पर आयद रखी। अब जो बजट आया मुश्किल तरीन हालात में, इसमें वेव 100% जो सोलर पैनल हैं और इन्वर्टर हैं, इन पे ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो इस पे एक अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत है कि हम करोड़ों रुपए के घर बना रहे हैं और हम ये नहीं देख सके कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इस पे स्टेट बैंक 6% मार्कअप दे रहा है, जो वैसे आपके इल्म में 14 से 15% तक इंटरेस्ट रेट है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप उसको, जब आपकी सारी उम्र के लिए बिजली फ्री हो जाती है, सिस्टम में भी आ जाती है वो, और एक घर की कम से कम ज़्यादा भी अगर एसी उसमें इस्तेमाल हो तो 10 किलोवाट उसकी रिक्वायरमेंट है, जो आसानी सोलर से पूरी हो सकती है। और फिर जैसा सोलंकी साहब ने कहा, पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में, देखें नार्वे या कनाडा, एक्सट्रीम वेदर है जहाँ सूरज नमूदार ही नहीं होता। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें ऐसे कवानीन की भी ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो नई हाउसिंग सोसाइटी हैं, जो कारोबारी कमर्शल इदारे हैं, उनको पाबंद किया जाए
कि आप अपना जो यूजेज इलेक्ट्रिसिटी है तवानाई में एक हिस्सा मुख्तस करेंगे सोलर के लिए। इस तरह की कानून साजियाँ जो हैं वो हमें इसमें ज़रूरत है। तो अगर हम इस तरफ एक अप्रोच बनाएंगे, अब भी अगर देखें तो वो कितना हम खर्च कर रहे हैं जनरेटर्स पे। क्योंकि ताहिर साहब ये बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आ रहा है, कमर्शियल यूजेज, उसके अलावा पुलिस को इन्वॉल्व करना या पुलिस के जो जितने भी दफातर हैं, स्टेशंस हैं, उनको भी सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करना, यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा वजीर आजम हाउस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल दफातर हैं जो कि सोलर एनर्जी पर यकम अगस्त से कन्वर्ट करने की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी। शरीन अजीज साहिबा, आप क्या समझती हैं कि तवानाई हम यूज़ करते हैं, कुदरत के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, दालें, चावल, इसके अलावा खाद, बहुत सारी चीज़ें, कपास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली यूजेज में आती हैं। लेकिन जो सूरज से फ़ायदा लेने वाली बात है वो यही है कि शमसी तवानाई पर आ जाएं और ख़ुद हम बिजली पैदा करें और ख़ुद मुख्तार हो जाएं इस महकमे में भी। इसके लिए हुकूमत ने ये पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करवाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। कितनी मुयस्सर होगी या नहीं होगी, आप क्या कहती हैं? देखिए, ये जो हुकूमत है ना, जब ये 2013 में आई थी तो उस वक्त भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस था इसके ऊपर कि मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, और 12,000 मेगावाट जो बिजली थी उन्होंने सिस्टम के अंदर शामिल की। तो इस वजह से 2019 में हमारी डिमांड एंड सप्लाई बराबर थी। जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने ये किया कि आपने 1 मेगावाट, एक तो आपने बिजली की अंदर कोई इजाफा भी नहीं किया, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको कंप्लीट भी नहीं किया। अब जो ये हुकूमत आई है, देखें जिन्होंने पहले काम किया तो जाहिर है उन्होंने आगे भी एक प्लानिंग किया। अब उनकी प्लानिंग में जहाँ तक ग्रीन इनिशिएटिव, एनर्जी का इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें आपके हाइड्रो पावर भी आ रही है, आपकी विंड आ रहा है, आपका सोलर आ रहा है, उसके अलावा उनका ये है कि हमने अपने पावर प्लांट्स को लोकल ईंधन पे लेके जाना है, यानी कि हाइडल के ऊपर और कोयले के ऊपर। हम जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हमें बड़ा महंगा पड़ता है, उसकी वजह से बिजली की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। पिछली हुकूमत ने सर्कुलर डेट भी देखे 1100 अरब से जो था 2500 अरब के ऊपर जाके पहुंचा दिया। तो बहुत सी चीज़ें जो थी ना वो पिछली हुकूमत से मिली, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का हमें मसला आ रहा है। पिछली हुकूमत ने प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की, टाइमली उन्होंने ना कोयला खरीदा ना LNG। अच्छा, अब ये जो हुकूमत आई है, पहले तो देखिए इनकी प्लानिंग ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के सारे ट्यूबवेल्स हैं जो 1.4 मिलियन है, इनको सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना है। इससे आप ये देखें कि इन सब का 11% लोड होता है हमारे सिस्टम के ऊपर। ये आपका सिस्टम से ऊपर से ये लोड जो है वो कम होगा। फिर जो देहात के इलाके होते हैं वहाँ पे जाके लाइन लॉसेज हो जाती है, रिकवरियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। बलोचिस्तान ने 300 अरब की जो है पेमेंट उनके ऊपर ड्यू है। तो ये जो चीज़ें आपके, जब ये पैसे बचेंगे तो आप इनके जो डेट है वो आप अपना सर्कुलर डेट जो है उसको पे करने में भी आपको आसानी होगी। फिर करोड़ का आपका जो हाइडल पावर का बना, जहाँ से 720 मेगावाट आपको मिल रही, आगे आपका सूखी किनारी का भी बन जाएगा। फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो K3 है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है रिफ्यूलिंग, उससे भी 1100 मेगावाट आपको बिजली मिलेगी। पिछली हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स थे उससे सोलर पे ऊपर भी हमारे 1000 मेगावाट बिजली मिल रही थी, विंड के ऊपर भी 2000 मेगावाट बिजली मिल रही थी। वो प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो जाते हमारे मिक्स एंड मैच एनर्जी वाले। तो इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तमाम हमारे जो एनालिस्ट हैं उनके जवाबात आ चुके हैं। मुर्तज़ा साहब कहते हैं हाँ ये फ़ायदेमंद होगा, शहजादा साहब कहते हैं हाँ जी ये भी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ताहिर साहब ने और शरीन साहबा ने कह दिया है कि बिल्कुल ये जो मुहिम है, हुकूमत की पॉलिसी है, ये तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस पॉलिसी से ना कहता है तो वो अपने मुल्क और रियासत के हक में नहीं है, क्योंकि ये मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत अच्छा है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे घरों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हर ज़ीरू को, हर इंफरादी इंसान को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो हर एक को इस पॉलिसी को अपनाना होगा और इसको हमें सेकंड करना होगा। मुर्तज़ा साहब, आप ये बयान कर रहे थे कि जो सोलर एनर्जी हम पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, थोड़ी नाज़रीन को इसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई नई इजाद आती है तो उसको फिक्स करने के लिए अपने किचन में, जैसे माइक्रोवेव अगर इजाद होते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए एक शेल्फ लगाई जाती है। अगर वो ऑटोमेटिक मशीन है तो वो वहाँ कहाँ एडजस्ट होगी घर के लिए, घर के अंदर, तो उसको फिक्स करने के लिए हम जगह मुख्तिस कर देते हैं। तो ये पैनल्स कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने घरों में, कहाँ से मिलेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारा एनालिस्ट देना चाहे सोलंकी सर, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करिए हमारे नाज़रीन से। देखें, जो ये तो कमर्शियल वेंचर्स हैं और उसमें लोग, जब नई एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। कभी आपको सब स्टैंडर्ड जो है वो वेंडर्स मिलते हैं या सब स्टैंडर्ड
सामान मिलता है। जी लेकिन ये है कि ये फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और जो रेगुलेटर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो सब स्टैंडर्ड या गैर मयारी जो सामान है या गैर मयारी जो सर्विस है उसको डिस्करेज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हम इस रास्ते पर चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। हमारे मुल्क में सूरज की भी कमी नहीं है, सूरज की रोशनी की, हवा की भी नहीं है, जी और पानी को भी अगर हम सही इस्तेमाल करें तो असल जो सफ़र है वो अफोर्डेबल एनर्जी की तरफ है और उसी तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मध्यम, एक पॉलिसी चीज के साथ ऐड साथ कर जी दूं, शरीला मैं जी एक चीज जरूर। ऐड कर दूं। देखिए जो सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट जा रही है ना, जैसे ट्यूबवेल्स के निजाम को करना या स्कूलों को, सरकारी इमारत को, ये कुछ हफ्तों का काम है जो आपका हो जाएगा। इस पे टाइम नहीं लगेगा जैसे कि बाकी पावर प्लांट्स के ऊपर लगता है। इसलिए अगर इसकी तरफ हुकूमत जा रही है तो इससे बेनिफिट्स बड़ी जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो नाज़रीन, पॉलिसी के साथ साथ आगाही मुहिम जो कि इस पॉलिसी का हिस्सा होगी, बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कहा कि वेंडर्स कौन होंगे, और जैसे ही कोई नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाती है तो उसके ऊपर फेक लोग भी बहुत सामने आ जाते हैं। तो इस पॉलिसी का हिस्सा होगी लोगों को किस तरह से गाइड किया जाए, किस तरह से आगाह किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक है, हम आज़ान ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप बाखबर के साथ रहिए। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था, दुनिया में नाम कमाना चाहता था, इसीलिए की सख्त मेहनत और अपनी मिट्टी को दी हमेशा अहमियत। फिर बात चाहे फसल की हो या खेल की, सही वक्त पर सही दांव लगाओ और सामने वाले को चित कर दो। इसीलिए धान की फसल के लिए मेरा मशवरा है सिंजेंटा की दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना तवाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर PTI और नून लीग आमने सामने हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं। क्या इन मुश्किल फ़ैसलों के बावजूद नून लीग कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये अभी का टॉपिक है। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा साहब, शहजादा साहिर साहब और शनीला। हम सबसे पहले चलेंगे सोलंकी साहब के पास। सोलंकी साहब, बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं, क्योंकि जब मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार मिला है तो बहुत मुश्किल वक्त था और उसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं? देखिए जी, ये फैसला तो अवाम ने करना है। 20 नशिस्तों पे जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को, यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हालात हैं। ये कोई आसान फैसला नहीं था इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि वो न सिर्फ ये कि इक़्तिदार में आएँ बल्कि इसको जारी रखें, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि अगर ये इक़्तिदार लेने के बाद इलेक्शन तक अपनी जो टर्म है पूरी नहीं करते तो पाकिस्तान तेज़ी के साथ जिस मुआशी इन्हितात की तरफ जा रहा था उसमें खुदा न खास्ता ख़तरा था दिवालियापन का। और इस तरह की मिसालें हम देख चुके हैं श्रीलंका की और दूसरे मुल्कों की। तो ये मुश्किल फ़ैसला तो है। अब बात यह है कि आप यही देख लें कि जो स्टेट बैंक के जो नाम नहाद आज़ादी के जो कवानीन मंजूर हुए वो इमरान सरकार ने कराए और डंडे के ज़ोर पर कराए, जिस तरीके से कराए। अब जिस तरीके से जो शरह सूद बढ़ी है उसका मईशत पर असर तो पड़ेगा। वो तो कहते हैं कि शायद अफरात ज़र कम होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो जो महंगाई बढ़ी है, जो रुपए की बेकदरी हुई है इस पूरे अरसे में, इससे लोगों की हालत पर फ़र्क पड़ा है। जो अफरात ज़र है वो लोगों को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रही है। जो महंगी बिजली और महंगी गैस जो होने वाली है, तो ये यकीनन असरात होंगे। लेकिन असल बात ये समझना है कि क्या इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस हैं कि वो इस पर कुछ कर सके, बजाय साथ में जो कुछ वो पहले से कर रही है। तो बात यह है कि ये हैं तो बहुत मुश्किल फैसले, लेकिन लोगों को पिछले 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है वो भी उनके सामने है। और इलेक्शन के अंदर जो फैसले होते हैं किसको इलेक्ट करना है और किसको नहीं करना, उसके कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे अनासर होते हैं। वो सिर्फ जो अखबार की खबर और टीवी का टिकर नहीं होता, उसमें मकामी तौर पर भी बहुत सारे अनासर होते हैं। तो ये हम देखेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन जो अभी तक जो हमारे सामने तस्वीर है कि 20 में से 10 तो वो नशिस्तें हैं जो कि आज़ाद अरकान जीते थे PTI और नून लीग को हराकर। अब वो लोग सारे नून लीग की टिकट पर लड़ रहे हैं। जी जी। पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट कर रही है। और जो पहले जो 2018 के अंदर जो जुर्लू फिरा गया था, यकीनन वो हालात भी नहीं होंगे। ठीक है। तो हम अभी तक जो अंदाजे हैं वो ये है कि 10 से 15 सीटें जो है वो नून लीग जीतेगी। अभी तक के अंदाजे ये है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। शहजादा साहब, क्या नून लीग मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये बात जो सोलंकी साहब कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उनके स्टेप्स पे, एफर्ट्स वो अपने तौर पर करें। अगर इनका समर निकला, इसका रिजल्ट निकला, तो ये बिल्कुल जो मौजूदा हुकूमत नून लीग, पीपल्स पार्टी और उसमें JUI और उसमें दूसरे जो पार्टीज हैं, उनके लिए काफ़ी अवाम में जो है पज़राई मिलेगी। और अपने तौर पर देखें, एक 3-3.5 साल में जो कुछ हुआ उसके नताइज तो लोगों ने भुगते हैं। और एक ऐसे मौके पर खुद कहते हैं नून लीग कि बहुत मुश्किल फैसला था कि हमने गवर्नमेंट टेक ओवर किया। और शायद उस वक्त तो गवर्नमेंट ये था कि ये खुद सब इंतखाबात की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ मुल्क में हालात इस तरह पैदा हुए कि उनको टेक ओवर करना पड़ा और उन्होंने टेक ओवर किया और सब ने मिलकर अब इसको चला रहे हैं। अब एफर्ट्स जो हैं वो तो ये कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है जिस तरह से लोग महंगाई में आपकी PTI की हुकूमत में भी लोग जो हैं काफ़ी
नाराज थे, लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के लिए मुश्किलात हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है। तो ये बिजली, गैस जो इसकी अगर इसके रेट्स बढ़ते हैं, जी। लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और जब इफेक्ट करेगा तो उसमें एक और तबका भी है जो चोरियां करता है, जी। जो टेम्पर कर देता है, उसके लिए फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अगर आप बहुत बड़ा क्रैकडाउन करेंगे और उसकी तादाद, चोरी करने वालों की तादाद कम होती है तो बहुत आसानी आप क्रैक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद ही बहुत बड़ी हो फिर आपके लिए बड़े मुश्किलात होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का Point. प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर हाल में हुकूमत को जो है, हुकूमत सेंसिटिव है इसमें, जी, और जी। हर हाल में हुकूमत को वो एफर्ट्स करना है। चाहे देखिए इस वक्त लोग इंतजार में, लोग इस वक्त, लोगों ने बात मान लिया है कि अच्छा भाई आपने तो मुश्किल फैसले कर लिए हैं, अब मुझे बताएं कि इसके लिए इसका क्या आपको नेमल बदल, हमें क्या अल्टरनेट क्या देंगे, क्या हमें कोई रिलीफ देंगे। अब वो रिलीफ अगर मिलना शुरू होंगे तो लोग कहेंगे कि चलें भाई, मुल्क उस वक्त दिवालियापन की तरफ जा रहा था, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, मुश्किल था, मुश्किल और आपने मुश्किल फैसले किए, हमने भी इस मुल्क के लिए इसको सफर किया। लेकिन अब क्या है, अगर वो देने में नाकाम होते हैं तो बहुत ही फिर मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए भी, सबके लिए। एफर्ट्स तो ये कर रहे हैं, नो डाउट इसमें जो है। और कोई भी, एक आखिरी बात, कोई भी पार्टी जो है वो कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करती है जिससे वो अनपॉपुलर हो, जो अवाम में उनको अवाम को फेस करना ना पड़े, और ये ना हो कि कल वो जाएं और लोगों को वो फेस ही ना कर सकें, तो वो कोई फैसले नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल में इन्होंने किया है, और इस उम्मीद पे इन्होंने भी ये फैसले किए हैं कि इनको शायद इनका असर वो हो, समर मिले और लोगों को रिलीफ हम देने में कामयाब होंगे। ठीक है शहजादा साहब, गॉट योर आंसर। ताहिर साहब, क्योंकि आपने अभी देखा है कि किस तरह से शहजादा साहब फरमा रहे थे कि आपको जवाब देना पड़ता है, अगर आप कोई भी वादा करते हैं तो नेक्स्ट टर्म में आपको जवाब देना पड़ता है, रिलायबिलिटी का सवाल होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे हुए, और उसकी बुनियाद पर ये जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें फतहयाब हो सकेंगे, हाँ या नहीं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो जमहूरियत, आमरीत और बादशाहत, जमहूरियत में जो मुसाबकत है, कंपटीशन है जी, कंपटीशन का फ़ायदा जो है वो अवाम को होता है। जी। तो सियासी पार्टियां अपने अपने मैदान से आती हैं, और ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है कि ये लिटमस टेस्ट है। भाई इनकम्बेंसी फैक्टर होता है आम इंतखाबात से कबल, और ज़िमनी इंतखाबात होते हैं 1 या 2 हलकों में, लेकिन ये कोई 20 के करीब नशिस्तों पे ये इंतखाबात हो रहे हैं। जी, जी। तो ये एक लिटमस टेस्ट है कि एक हुकूमत अभी गई है और दूसरी आई है, चैलेंजेस बेपनाह हैं, बहुत हैं। तो दोनों की कारकर्दगी वोटर के सामने है। जी, जी। जो इसका दूसरा पहलू है कि अखबारात में मैं देख रहा हूँ कि अभी से ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्शन मैनेज करती है। जी, जी। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आपने देखा है डस्का में इंतखाबात हुए, जी। उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की थी, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन ने, अभी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उनकी कि उन्होंने बड़े एक प्रोएक्टिव रोल लिया है और बहुत सारे नोटिस इशू किए हैं दोनों तरफ के फ़रक़ीन को। तो इसमें थर्ड जो फैक्टर है कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल, हर हल्के की मकामी सूरत हाल है, वहाँ पे धड़ेबंदियाँ हैं, बरादरियाँ हैं, और सबका वाबस्तगी है लोगों की। तो उसमें एक हद तक मुल्की पॉलिसियाँ जो हैं उसका यकीनन असर पड़ता है, स्टेट ऑफ इकॉनमी का और चीज़ों का, लेकिन जो धड़े होते हैं, और मैं इससे एग्री नहीं करता, उस बुनियाद पे लोग उनको वोट देते हैं, बरादरी नेटवर्क पे देते हैं, सर्विस डिलीवरी पे देते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पे लोग वोट देते हैं। और इससे मैं एग्री नहीं करता कि नून लीग को सिर्फ नून लीग का वोट मिलेगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट मादूम हो गया है, JUI का वहाँ है नहीं, ANP का है नहीं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो कारकर्दगी है वो वोटर के सामने होगी। और इसमें लाहौर में जो सीटें हैं उनके अंदर नून लीग कंफर्टेबल है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक सख्त फियर्स कंपटीशन है, और एक पांचवा फैक्टर भी सामने आ रहा है, वो ये है कि अब 90s से ये जो लोटे की इस्तिलाह हुई कि 90 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को छोड़ के एक नई पार्टी बन गई, फिर पीपल्स पार्टी से पैट्रियाट बन गई, तो वोटर अब उसका भी मैच्योर बिहेवियर है कि वो देखता है कि एक रुकने असम्बली ने पार्टी को तब्दील किया, तो ये भी एक फैक्टर इसमें ऐड होगा।
लेकिन जो अच्छा खासा टर्नओवर होगा, एक मैं इसमें प्रेडिक्शन ये कर दूं कि आम ज़मीनी इंतखाबात में इतने वोट पोल नहीं जी, जी। होते। ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और मरियम नवाज भी फील्ड में। तो वो जो हमने देखा कि कराची जैसे बड़े शहर में 10,000 12,000, जी। ये मामला यहाँ नहीं होगा। और दोनों तरफ का जो वोट बैंक है, सही। प्रो PMLN और प्रो PTI, वो वोटर उनका मोबिलाइज होके जाएगा जी। और ये ट्रेंड सेट करेगा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। ठीक और है, हमारे यहाँ जो पंजाब हो। हुकूमत को लेके एक सियासी बहरान है, जी, 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 उसके बादल भी छट जाएंगे, ठीक है क्योंकि ताहिर साहब, नून लीग को 9 के आपने बड़ी करीब ही खूबसूरती से आपने 5-6 एलिमेंट्स बताए हैं और पांचों ये जो 5-6 एलिमेंट्स है बहुत ही निहायत ही खूबसूरत हैं। एक तो सियासी शऊर की भी आपने बात की है और दूसरा आपने पंजाब की भी बात की है कि ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी है शनीला साहिबा कि ये मार्का पंजाब का है। तो क्या आपकी नज़र में ये मार्का जीत पाएगी नून लीग? बिल्कुल जीत पाएगी। देखिए जो महंगाई है ना उसका असर पड़ता है और जो आवाम है उसको उसके ऊपर जाहिर असर पड़ रहा है क्योंकि बड़े मुश्किल फैसले लिए गए हैं, क्योंकि IMF के साथ जो पिछली हुकूमत के मुआहदे थे उनको इस हुकूमत ने पूरा करना था। इस हुकूमत के लिए बड़ा आसान था, वो नो कॉन्फिडेंस के बाद आते और आके नए इलेक्शन में चले जाते, लेकिन उससे क्या होता कि आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जो केयर टेकर सेटअप आता उसके साथ ना IMF निगोशिएशन करता, ना कोई दोस्त मुमालिक उसको कुछ देता। तो इस हुकूमत ने जो रियासती मफाद था उसको तरजीह अपनी सियासी मफाद पे। जो नवाज लीग का वोटर है वो इस चीज को समझता है कि किसी भी मुल्क के हालात जो है वो 2-3 महीनों में खराब नहीं होते हैं। सही। और जो पंजाब के अवाम है उन्होंने तो बहुत ज्यादा सफर किया है बुजदार गवर्नमेंट के अंदर। उनको पता है कि कितनी नाकाम वो हुकूमत थी पंजाब के अंदर, जिस किस्म की तबाही हुई थी वो सारा उसको जानते हैं। ये है कि जो नवाज लीग का वोटर है वो थोड़ा सा नाराज इस चीज पे जरूर है कि जो आपने डी सीट लोगों में उनको वोट उनको टिकट्स दिए हैं और जो आपके पहले से लोग थे लॉयल उनको नहीं दिया। सही। लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा और वो ये समझ भी रहे होंगे कि इन्हीं डी सीट किए हुए लोगों की कुर्बानी की वजह से इनकी बुजदार गवर्नमेंट से जान छूटी है। देखिए अगर वो अपनी सीट्स की कुर्बानियां ना देते तो आज हमजा शबाशी जो CM ना होते। तो मेरे ख्याल में ये चीज भी उनके मद्देनजर होगी। फिर दूसरा, हर हल्के की अपनी एक हकीकत होती है। सही। आपके 10 जो आजाद उम्मीदवार है, अगर आप उन हल्कों में देखें दूसरे या तीसरे नंबर पे नवाज लीग है। अगर उस आजाद उम्मीदवार का अपना वोट बैंक है तो उसके साथ जब ऐड होगा नवाज लीग का तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बहुत से हल्कों में नवाज लीग स्ट्रॉन्ग है। 9 सीटें कम से कम चाहिए हमजा शबाशी को, वो उनसे ज्यादा सीटें लेंगे। दूसरा, मरियम नवाज जो है वो अब कैंपेन चला रही है। देखिए मरियम नवाज जो है वो इमरान खान के बयानी का बहुत अच्छा तोड़ है। जी। वो अवाम को जाके समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये महंगाई क्यों है, किस वजह से है और हम इनको टिकट्स क्यों दिए हैं और आगे क्या बेहतरी हो सकती है। जो नवाज लीग का वोटर उसको पता है कि 2013 में मुश्किल हालात में भी उस हुकूमत ने गवर्नमेंट लेके डिलीवर किया था, महंगाई को कम किया था, डॉलर को कम किया था, बिजली के बिल्स कम थे, लोड शेडिंग खत्म की थी। तो उनको अब भी उम्मीद होगी। ये है कि अगर 2023 के इलेक्शन में गए आप और तब महंगाई हुई और ये इसी तरह के हालात हुए तो फिर आपका वोट बैंक मुतासिर हो सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बाई इलेक्शन में इस तरह वोट बैंक जो उनका इतना मुतासिर होगा कि वो अपनी मेजोरिटी सिक्योर ना कर सके। वो मेजोरिटी सिक्योर कर लेंगे अपने बेहतर तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं। एक तो मरियम नवाज जो है वो इमरान खान साहब के बयाने का तोड़ है और वो कैंपेन में मैदान में खुद उतर रही हैं। आपने शकीला साहिबा आपने अभी जो फरमाया है उसमें IMF का जिक्र किया है, तो यहीं से हम आगे भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, हमने नहीं है कि मरकज़ी जो बैंक है उसकी नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है और शरह सूद, ये आपको हम बताते चलें कि 1.25 पॉइंट का इजाफा किया गया है। तो क्या स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे से बढ़ती हुई महंगाई रोकने में कोई खातिर खा कामयाबी मिलेगी या नहीं? हमने ये अपने माहिरीन से जानना है कि ये जो हमने शरह सूद में इजाफा किया है उससे महंगाई कितनी कम होगी और हमारे सर पे जो कर्ज़ों का बोझ है वो कितना कम होगा। शनीला साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और IMF की ज़ाहिर शर्त भी है। तो जब आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आप शरह सूद को बढ़ा देते हैं। अच्छा। उससे होता ये कि जो आपकी इंडस्ट्री है जी। उन्होंने जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो बैंकों से कर्जे लेती है। जब आपके शरह सूद ज़्यादा बढ़ जाती है तो जाहिर है उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, इसलिए वो बैंकों से कर्जा नहीं लेते हैं। नहीं जो आपकी इंडस्ट्रियाँ नहीं लगती, ग्रोथ रुक जाती है, इकोनॉमी रुक जाती है तो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। तो उससे हमें लगता है, लेकिन ये हल नहीं है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने, क्योंकि इससे आपकी माइनस ग्रोथ हो जाती है और हुकूमत का
जो आपका इंटरनल डेट होता है वो बढ़ भी जाता ठीक है। हमारे मुल्क में एक मसला क्योंकि हम ये शरह सूद इसलिए बढ़ाते हैं कि डिमांड रुक जाए, ठीक। लेकिन हमारे मुल्क में मसला सप्लाई का भी है कि जब आपकी फसलें तैयार होती हैं और वो उनकी फसलें टाइम पे नहीं पहुंचती हैं मंडियों के अंदर, तो आपकी प्राइस एकदम से बढ़ती है। लेकिन ये बैकलॉग कुछ दिनों का होता है, उसके बाद चीज़ें जो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपको करना ये होगा कि आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, अपनी इंपोर्ट कम करनी होगी। देखें, जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी या वो बराबर में भी आ जाएंगे, तो आपका करंट अकाउंट हिसारा जो है कम होगा, आपका बजट का हिसारा कम होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसीलिए ये करनी पड़ती है, तो करना पड़ता है। देखें, फिजिकल पॉलिसी जो होती है उसमें हम टैक्स बढ़ा देते हैं, उसके जरिए हम अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लेते हैं गवर्नमेंट, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको भी टाइट करने के लिए स्टेट बैंक को ये करना पड़ता है। स्टेट बैंक इस ऑटोनमस बॉडी आपकी हो चुकी है। IMF के तहत आपने ऐसे कवानीन कर ले कि हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो स्टेट बैंक को आप जब नजर आता है कि महंगाई ऊपर जा रही है तो फौरन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। जैसे कि साग डाल की पॉलिसी थी, उन्होंने अपने दौर में इंटरेस्ट रेट को 5% पर रखा हुआ 5% पर रखा हुआ था, तो वो उससे आपने देखा था महंगाई भी कम हुई थी, हमारे जो कर्जों का बोझ भी हमारे पे ऊपर कम हो गया था। लेकिन इस वक्त चूंकि हालात ऐसे हैं, IMF के आपके ऊपर शराइत भी आपने माननी है, तो इस वजह से जो उनको लगा उन्होंने शॉर्ट टर्म ये मैयर ले लिया कि शायद इससे जब आपकी डिमांड की रुक जाएगी तो शायद कुछ इसमें महंगाई में कमी आ जाएगी। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी अगर हमने इस अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है शहजादा साहब, क्योंकि हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि बहुत ही बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, हालात बहुत खराब हैं, उसमें एक बोल्ड स्टेप ये भी है कि शरह सूद में इजाफा किया गया है। आपकी माहिराना राय क्या कहती है कि इस शरह सूद में इजाफे के बाद बढ़ती हुई महंगाई का जो जिन है वो बोतल में काबू किया जा सकेगा? देखिए, ये एक उन्होंने कोशिश की है, और इसके अलावा अगर आप देखें, जब बैंकों से पैसे लोग निकालना शुरू कर देते हैं तो उस पे और रियल स्टेट में और दूसरी तरफ वो पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि पैसे निकल रहे हैं, तो वो फिर इस तरह का एक इंसेंटिव देती है ताकि जो है वो, और गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्टेट बैंक जब ये करती है उसके बाद गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। और इस तरीके से अगर वो महंगाई पे एक काबू पाने के लिए एक कोशिश है उनको। देखिए, महंगाई तो एक ऐसी चीज है, अभी कोई बता रहा था कि सऊदी अरब में भी तेल महंगा हो गया, वहां पर भी महंगाई है, टर्की में महंगाई है, यूरोपियन कंट्रीज में जो है महंगाई अपने तौर पर। लेकिन हमारे मुल्क में एक मसला ये है कि महंगाई एक दफा चली जाती है ऊपर, बड़ा ग्रेजुअली स्लोली वो वापस नीचे आती है, इसलिए कि हर शख्स को बाजार में बैठे हुए वो चीजों को ब्लेम करता है गवर्नमेंट। ये अब मैकेनिज्म जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए कि वो अपने तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस मैकेनिज्म को वो मजबूत करें और कोशिश करें कि लोगों को लगे, साथ साथ जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है महंगाई कम करने के लिए या उसकी जो रेशो कम करने के लिए, मैकेनिज्म भी वो करे कि ताकि प्रोविंशियल कैपिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट में वो जाकर कोशिश करें जो चीज महंगी मिल रही है, अगर गवर्नमेंट ने कोई रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई रेट मुकर किया वो उससे महंगा बिक रहा है तो वो उसको छापे मारे, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लोगों का इत्तेमाद बहाल हो कि गवर्नमेंट अपने तौर पर एक एफर्ट्स तो कर रही है। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी एफर्ट्स कर रही है कि जो जखीरा अंदोजी जो कर रहे हैं, जो महंगा चीज बेच रहे हैं, उनको भी कम से कम जो है कि फिर किरदार तक पहुंचाते हैं और पहुंचा रहे हैं, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और लोग फिर जाके शिकायत भी करेंगे कि फलाने चीज जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज जो लोगों के धंधों में एक ऐसी चीज है, आटा एक ऐसी चीज है, चीनी पत्ती एक ऐसी चीज है, घी ऐसी चीज है, तेल ऐसी चीज है जो एक गरीब से गरीब आदमी भी जरूरत है, सबकी जरूरत। अगर वो आप उसकी चीजों को स्टेबल नहीं रखेंगे, स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो उसका मतलब यह है कि हर कोई अपनी मर्जी से जो बेचना शुरू करेगा वो तो बेचेगा और एंड कंज्यूमर जो है बोझ पड़ता उसी पर है। एंड कंज्यूमर जो है वही सब कुछ जो है टैक्स वो भी पे करता है, वही सफर करता है और वो तमाम चीजों को खरीदने पर मजबूर होता है। तो ये मल्टी आपका ये जो पॉलिसीज हैं उसके तहत आपने स्टेप्स लेने हैं और वो आप लेंगे तो किसी जाकर थोड़ा बहुत चीजों को आप काबू में रख सकेंगे, वरना फिर चीजें ज्यादा वो होंगी। और उसके बाद जो अभी आप बात करी थी, एक मैं ऐड करूं आपके सवाल के उसमें, अभी जब आप बात करें कि ये इलेक्शन में क्या होगा, देखें पंजाब में जो पैनलिस्ट हैं, रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट, उन्होंने ठीक कहा कि पंजाब में वोटर्स जो है वो दूसरे कोई नहीं है,
असल दो नैरेटिव्स की लड़ाई है, पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की पंजाब। जी अब उस नैरेटिव में, और जिस तरह वो अभी से वो बयानात अगर दे रहे हैं, तो जरा उनसे पूछा तो ये जाए कि आप जब हुकूमत में थे, उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया अपने तौर पर। और मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है 17 बाई इलेक्शंस हुए, उन 17 में से सियालकोट का एक इलेक्शन जो है नून लीग हार गई, बाकी 16 के 16 वो जीती। जी तो जी उस तमाम जब उसको देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस और फिर एक उम्मीद दिलाया हुआ है उन्होंने, नून लीग ने, कि जो स्टेप्स हमने लिए हैं कि अच्छा वक्त आएगा और बेहतर उसमें चीजें आएंगी जो आप भी उसको एंजॉय करेंगे। तो ठीक। और 3.5 साल तो वो देख चुके हैं। क्या ऑप्शन है पंजाब के लोगों के पास? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 3.5 साल वो पीटीआई को देख चुके हैं। अब दोबारा से वो क्या पीटीआई के पास, जो उनको हुकूमत भी नहीं मिली, क्या दोबारा उसके पास जाएंगे? तो मुझे मेरा एनालिसिस ये है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो नून लीग को जो है वो दोबारा से ऑप्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है सोलंकी साहब, मुल्क को कर्जों से निकालने के लिए और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत बोल्ड स्टेप्स और ठोस इकदाम लेने की ज़रूरत है। ये जो शरह सूद में इजाफा किया गया है, क्या ये महंगाई में कमी कर सकता है, हाँ या ना? मेरा जवाब है ना, इससे कोई महंगाई में कमी नहीं आएगी। लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये स्टेट बैंक का फैसला है। और स्टेट बैंक इमरान खान जो आज़ाद करा के IMF के हवाले कर गए थे, ये उसका कारनामा है। जी जी बात यह है कि अफराते ज़र हमारे लोगों को समझना भी ज़रूरी है कि क्या है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पैसे लेकर आप फिर रहे हों और चीज़ें ना मिल रही हैं। तो अफराते ज़र की वजूहात दो तरह की होती हैं, या तो जैसे मगरबी और यूरोप के ममालिक में कि अचानक आपके पास बहुत सारे पैसे हों जी जी और आप हर आदमी खरीदने के लिए जा रहा हो तो चीजें कम पड़ जाए, ये भी अफरात-ए-ज़र है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है, उसको कहते हैं कि ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, कि डिमांड ज्यादा हो जाए क्योंकि पैसे लोगों के पास ज्यादा आ गए। जी जी हमारे यहाँ जो अफरात-ए-ज़र है उसकी वजूहात जो है वो सप्लाई ड्रिवन ज्यादा है, कि बहुत सारी चीजें मिल रही, बहुत सारी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, वजह से वो नहीं आ रही। इसी तरह से इस वक्त जो पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र है उसका 75% जो है वो फूड इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन, घरों का रेंट्स, गैस, बिजली, ये उसको फ्यूल कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ज्यादा ये होगा कि आपकी जो कारोबारी सरगर्मी है वो नीचे आएगी। कारोबार जो है तिजारत, वो कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा क्योंकि महंगा हो जाएगा। अगर 15% इस वक्त इंटरेस्ट रेट हो गया है तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक से आपको 20% पे मिलेगा। तो इससे एक ओवरऑल इकोनॉमिक डिक्लाइन आएगा, आपका GDP लो होगा। लेकिन हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इस वक्त, क्योंकि IMF का दबाव है और ये आजाद करा के गए हैं जो आजादी का ज्यादा मुतालबा करते हैं कि मैं आजाद पाकिस्तान चाहता हूँ, वो आजादी जो है वो स्टेट बैंक की IMF को देकर चले गए। ठीक है सोलंकी साहब, आपका जवाब आ गया है। ताहिर साहब बहुत ही टेक्निकल तरीके से सोलंकी साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं और ना में जवाब दे चुके हैं। आप क्या कहते हैं कि कोई फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी या नहीं? पहले तो मैं पिछले सेगमेंट में जो सोलंकी साहब ने एक टर्म यूज़ की, दिवालियापन, जी, तो उसकी मैं इनकी तारीफ़ करूंगा। और उसके बाद अब ये है कि देखिए जो अफरात-ए-ज़र है वो किस वजह से इन्फ्लेशन होती है कि मार्केट में पैसे ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं और सप्लाई और डिमांड का इशू होता है। अब उस सर्कुलेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बैंक पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ाते हैं तो जब मैं बैंक में पैसे रखूंगा तो मुझे उसकी शरह मुनाफा ज़्यादा मिलेगी। तो अब वो बैंक ऑफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके पास बैंकों में पैसा महफूज रहता है। ये एक शॉर्ट टर्म मैयर तो है। इसके अलावा और जो और मैयर हैं वो ये हैं कि महंगाई का ताल्लुक सप्लाइड, हम जैसे मुल्कों में सप्लाई डिमांड का जो इशू होता है, यहाँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, यहाँ जो इजारादारी हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, माफियाज़ की इजारादारी हैं, यहाँ जो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिसको ब्रेक करनी चाहिए इजारादारी हैं,
जो चीज़ों की शॉर्टेज होती है और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं होती जी, जी। और हर आदमी अपनी मर्जी से एक प्राइस देता है, ठीक है, उसकी वजह से उन मेयर्स पर भी गवर्नमेंट को जी, महंगाई को ठीक पर है। कंट्रोल करने के लिए इन पे इफेक्टिव गुड गवर्नेंस के जरिए काबू पाना चाहिए। ठीक मैं है, एक बहुत बात ऐड बहुत कर दूं, क्योंकि मदिया, शनीला साहिबा बहुत माजरत के साथ प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो गया है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, मुर्तज़ा साहब, शहजादा साहब, ताहिर साहब और शनीला साहिबा। प्रोग्राम बाखबर से अपनी मेज़बान मदीहा आबिद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।